हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, हमें ना हमेशा लाइफ में कंटेंट रहना चाहिए। अरे यही तो लाइफ की फिलोसफी है, क्योंकि जो समय बीत गया है वो तो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय को बेहतर बनाने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। आज के इस मंत्रा के साथ शो की शुरुआत करते हैं। हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा, और आज हमारे साथ 9XM चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर जीतू रमेश मात्रे हैं। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच नेहा, आपके प्रोग्राम पे मुझे बुलाने के लिए। और आपने जैसे जिक्र किया बख्शी साहब का, तो दिल बहुत खुश हो गया। मैंने रेडियो जबकि काफी किया है, तो मुझे रेडियो के दिन याद आ गए तुम्हारे, जिस तरीके से तुमने शो की शुरुआत की। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे बॉलीवुड में गीत लिखे गए हैं या अच्छे गीत लिखे गए हैं जो आज तक सुपरहिट है, उसकी वजह कहीं ना कहीं शब्दों का जो बुना हुआ वो जाल होता है ना, वो होता है। तो ये जो शब्दों से खेलने का काम है, ये आपने भी काफी किया हुआ है। तो आज आपसे उस बारे में भी बातचीत मैं करना चाहती हूँ। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि लिरिसिस्ट आप पहले से ही बनना चाहते थे, बचपन से, टीनेज से, या जब हमें थोड़ा समझ में आने लगता है, जैसे कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज के जस्ट बाद की अब आगे करें क्या? हालांकि आपने कुछ गीत लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप छोटे थे, मतलब उस दौर में 19 या 20 की एज में ही आप लिरिसिस्ट बनना चाहते थे? हाँ जी, मैंने बेसिकली यही सपना था कि एक अच्छा लिरिसिस्ट बनूं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तकरीबन कॉलेज के दिनों की बात है। तब ज्यादातर मैं पंचम दा के गाने सुनता था, और ज्यादातर पंचम दा के गाने बख्शी साहब ने लिखे हैं। तो हमेशा से एक क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये वर्ड किसने लिखे हैं। और तो जैसे यादों की बारात करके एक मूवी है, उसके गाने ज्यादातर उन दिनों टेलीविजन पे हर जगह पे आते थे। तो मैं ज्यादातर वो गाने देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार ये इतने प्यारे गीत कैसे लिखे हैं, किसने लिखे होंगे। आई थिंक साहिर लुधियानी साहब ने ये सारे गाने लिखे हैं। तो वो एक क्रेज बना दिमाग में कि अरे यार ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, ये सीखना चाहिए और ये करना चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, मजेदार काम है। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो मैं बख्शी साहब की बात कर रहा था। बख्शी साहब के गाने इसलिए पसंद थे क्योंकि बहुत इजीली समझ में आते थे, बहुत सिंपल शब्दों में थॉटफुल, मीनिंगफुल बातें वो बहुत आसानी से कहते थे। तो उनके ज्यादातर गाने सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता था यार ये काम अगर आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा। तो वही कॉलेज के दिनों में आपको एक यंग एज में एक अट्रैक्शन सा होता है और लगता है कि यार ये काम सीखना चाहिए। और आई थिंक 9 का नॉस्टैल्जिक जो टाइम था जी, उस टाइम पे ज्यादातर म्यूजिक एल्बम्स आते थे। अभी इन दिनों तो वैसे एल्बम जैसे लकी अली हुए, सोनू निगम, इनके बहुत सारे एल्बम्स आते थे। तो वो भी गाने बहुत बेहतरीन होते थे। तो एक वो कनेक्शन था कि यार ऐसा कुछ काम करना है। तकरीबन कॉलेज के टाइम पे ही एज अ लिरिसिस्ट मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, जो भी मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, आगे जाके एज अ लिरिसिस्ट कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो मैंने अपने जिंदगी की शुरुआत उसी तरीके से की कि सोचा कि यार मीडिया में चला जाऊं, किसी तरीके से एड एजेंसी में चला गया। वहां पे कुछ जिंगल लिखने का मौका मिला। उसके बाद काफी रेडियो किया मैंने। रेडियो के बाद अभी टेलीविजन में हूँ। बट वो जो क्रेज था, अगर सही मायने में पूछा जाए, तो वो क्रेज कॉलेज के दिनों में ही उसकी शुरुआत हुई कि एक अच्छा लिरिसिस्ट बनना है। और ये शुरुआत या इंस्पिरेशन भी हमें इन्हीं आदर्श लोगों से मिलता है जो सिर्फ छोटे छोटे वाक्यों में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं। अब मुझे इसीलिए एक सवाल अभी मेरे जहन में आया है। कई बार लोग कहते हैं ना कि, तो आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, गीत कैसे बनता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर यंगस्टर एज में आपको किसी लड़की का क्रेज होता है और उसकी छोटी फोटो या पॉकेट साइज फोटो आप लेके घूमते हो। मैं उन दिनों बख्शी साहब का एक छोटा सा फोटो मेरे पास था जो मेरे वॉलेट में हमेशा रहता था। तो वो लेके मैं घूमता था। मतलब इतनी मोहब्बत थी उनकी शायरी से, उनकी राइटिंग से। तो मुझे ऐसा लगता था, आई एम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। एक वो खुशी होती थी कि यार सेंटा क्रूज ईस्ट में रहता हूँ, सेंटा क्रूज वेस्ट में पंचम दा का घर है। हालांकि वो नहीं है, उनका देहांत हो चुका है बहुत पहले ही। और बख्शी साहब बांद्रा में रहते हैं। तो मुझे लगता था यार मैं बहुत नजदीक हूँ इनके। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे उनको मिलने आते हैं। तो मैं हमेशा उनका काटर रोड के पास उनका घर है, जहाँ पे मुझे कहीं से पता मिला कि बख्शी साहब यहाँ पे रहते हैं। तो मैं उनके घर के बाहर जाके खड़ा रहता था। कॉलेज के दिनों में FY
ये लेक्चर्स बंक करके 16-17 साल की उम्र में यही काम था, मतलब कि कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था कि गीत लिखने हैं तो उनके घर के बाहर खड़े हो जाओ। तो बख्शी साहब हाथ में सिगार, 2 डॉग लेके मस्त टहलने निकले भाई साहब। पहले दिन तो बहुत हिम्मत जुटा के हाय हेलो करूं, कैसे करूं, मतलब इतना बड़ा आदमी, उनसे कैसे बात होगी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फाइनली उनकी नजर मेरे पे थी जाने अनजाने में कि ये लड़का मुझे फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने सामने से ही आके पूछा कि भाई क्या चाहते हो। जोगस पार्क के गार्डन में जहाँ पे वो टहल रहे थे उनके साथ मैंने छोटा सा वॉक लिया। मैंने कहा सर मैं आपका फैन हूँ और आपके बहुत सारे गाने हर रोज सुनता हूँ और आपके गीतों के पीछे पागल हूँ, मजा आता है, किक मिलता है और मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है। तो प्लीज आप कोई गुरु मंत्र दे दीजिए ताकि मैं इस काम को ढंग से कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा मैंने लिखा हुआ पसंदीदा गीत कौन सा है? तो मैंने कहा कि कटी पतंग का प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से बेगाना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपने प्यार की डेफिनेशन आपने कहने की कोशिश की है और आपने दीवाना मस्ताना परवाना राइम किया है और बोला और मुझे सर आप बताइए। वो मुझे ही क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करे जा रहे थे। तो फाइनली उन्होंने बताया कि जब भी आप कोई गीत लिखो तो कोशिश करो कि सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। आपके थॉट्स जो भी है जैसे भी है उनको सिंपल वर्ड्स में लिखो, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मुखड़ा क्रैक होना बहुत जरूरी है। तो मुखड़ा जैसे आपका क्रैक होता है उसके बाद अंतरे के बाद एक क्रॉस लाइन आएगी जो आपके मुखड़े को मैच करेगी। तो राइम तो तुमने समझ लिया, बट राइम के अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एक अच्छा गीतकार बनना है तो ये चीज बहुत इम्प्लीमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, तो आप एक अच्छे गीतकार बनोगे। तो उन्होंने कहा कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से बेगाना होता है। तो इसमें इसे हम लोग रदीफ काफिया भी मिलाना पड़ता है। तो मैंने पूछा रदीफ काफिया क्या होता है, मुझे पता नहीं था। तो बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि होता है काफिया है और रदीफ राइम जो है वो रदीफ है। तो आपको हमेशा जब भी आप शायरी करो, कोई गीत लिखो तो आपको ये आना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने ये जब गुरु मंत्र दिया तो मैं उनके सारे गाने एग्जाम्पल के तौर पे है तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तो प्यार और एतबार आपका रदीफ हुआ और करूं आपका काफिया हो गया। मैं बोला हाँ यार ये तो कमाल है। और इनके ये सारे गाने इसी तरीके से उन्होंने लिखे हुए हैं। अभी के गीतों में मुखड़ा अंतरा वाला पैटर्न शायद उतना रहा नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमें 60s 70s 80s के गाने अभी भी मुंह ज़बानी याद है, लेकिन अभी के गाने याद नहीं हो पाते क्योंकि अभी मुखड़ा कहाँ शुरू होता है कहाँ पे एंड होता है समझ ही नहीं आता। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी की। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, बट ये जो पैटर्न बना के रखा था नज़मों का, गजलों का या गीतों का, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट है और ये सीखने जैसा फॉर्मेट है। तो सीखने जैसा फॉर्मेट तो है ही, साथ में कि हम गीतों की पहचान कर नहीं सकते, लेकिन किस तरीके से गीत लिखा जाए ताकि वो हिट हो जाए और लोगों के दिलों को छू जाए, इसमें आपकी जो मेहनत है या फिर मशक्कत जो आपको करनी पड़ती है दिमागी तौर पर, वो जरूर है। लेकिन सर जैसा आपने कहा कि काफिया और रदीफ मिलाने से तो गीत तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो लिखते हैं लोग, तो लिखना भी कमर्शियली और नॉन कमर्शियल, जैसे कविताएं करते हैं लोग तो उसमें भी तुकबंदी की जाती है, लेकिन कई कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कमर्शियली यूज नहीं करते। तो ये जो 2 फॉर्मेट है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कविता और कमर्शियल गीत ये दोनों अलग तरीके के काम हैं। जी। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र है जो बहुत अच्छे पोएट है, लेकिन वो गीत नहीं लिख सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनसे बातचीत भी की, अरे इतना अच्छा लिखते हो, तो ये एक बंदा जिसे इतना नॉलेज है, इतनी अच्छी पोएट्री लिख रहा है, तो वो बंदा गीत क्यों नहीं लिख सकता। हालांकि बहुत सारे पोएट बहुत अच्छे गीतकार भी है, क्योंकि गीतकार एक अलग तरीके का काम है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखें तो हमेशा से साहित्य जो है वो गीतकारों को अलग नजर से देखता है कि अरे फिल्मों के लिए लिखता है ये अच्छी शायरी नहीं जानता होगा। वो एक नजरिया है लोगों का देखने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गीत
वो लिखना वाकई बहुत चैलेंजिंग काम है। जैसे कि आपको मीटर का नॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कई बार आपको मतलब 90% तो मतलब मैं जितना काम कर रहा हूँ ट्यून पहले आती है आपके पास। जी जी। बट जबकि ऐसा भी हुआ है कि आपने शब्द लिखे और उसके बाद ट्यून बनी है। बट ज्यादातर ये पैटर्न रहा है हमेशा से कि 90% हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि आपको म्यूजिक पे आपको मीटर पकड़ के लिखने का एक मतलब एक एक वर्ड आपका स्कैन होना चाहिए। सही मीटर में बैठना बहुत जरूरी है। एंड कभी कभी तो मतलब बहुत ही कम मीटर होता है या छोटा मीटर होता है, तो आपको बहुत सारे मतलब वर्ड पता होने चाहिए कि अच्छा ये वर्ड नहीं है तो ये वर्ड यूज करूं। इस जी। तरीके से मुझे लगता है कमर्शियल गीत लिखना अपने आप में एक अलग टास्क है, एक अलग चैलेंज है। और क्योंकि नया आपको एक दायरे में काम करना होता है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है वो सब कुछ बताया जाता है। उसके किरदार किस तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट होंगे। जी उसके बाद जो म्यूजिक बना है उस म्यूजिक का मीटर, उसका स्कैनिंग, कौन सिंगर गाने वाला है, आपको बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते जी हुए जी। सोच के लिखना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक मुश्किल काम तो जरूर है। मतलब बिल्कुल। उतना आसान जितना लगता है उतना नहीं है। और साथ में एक डेडलाइन भी होती है, उसके हाँ। अंदर आपको जो एफिशिएंट राइटिंग होती है वो करके आपको देनी होती है, तभी तो आप कह सकते हैं कि नहीं, हाँ मैंने ये गीत लिखा हुआ है। राइट सर, राइट। एक इसीलिए मैं बात करना चाहूंगी कि आपने बोला आपने एड एजेंसी में भी काम किया होता है, तो किया हुआ है, तो एड एजेंसी की यदि हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जब तैयार होती है तो उसमें उसकी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी यदि आप स्टूडेंट्स को बता सके कि कैसे होता है, आइडिएशन कैसे होता है, या फिर कॉन्सेप्ट कैसे आता है, और फिर उस पर काम कैसे होता है, कॉपीराइटर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें यदि आप बता सके थोड़ा सा। और एज अ कॉपीराइटर किसी एक एड एजेंसी में काम करना ये एक डिफरेंट काम है। जी। हालांकि वहाँ पे भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज सोचने पड़ते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो जैसे आपने कोई भी आप कमर्शियल उठा के देखिए, उसके पीछे वो एक किसी आदमी का काम नहीं है। वो मतलब एक पूरी टीम होती है एड एजेंसी में। जी। वो पूरी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर किसी एक नतीजे पे या किसी एक थॉट पे आके रुकती है। ओके। एंड उसके बाद फिर एक कैंपेन क्रैक हुआ या कोई एक वन लाइन क्रैक हुआ। उसके बाद वो जब एक वन लाइन थॉट आपका क्रैक होता है, उसके बाद फिर कंप्लीटली उस पर एक सही तरीके से काम किया जाता है। तो एग्जाम आई थिंक मैं एक कोई एग्जांपल देके आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा। जैसे स्टार प्लस पे महाभारत नाम की सीरियल बीच में आ रही थी, तो उसका कैंपेनिंग करना था। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये नतीजा निकला कि महाभारत अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले, तो उसके हर एक कैरेक्टर के साथ एक लाइन, जैसे कि मुंबई और दिल्ली और मेट्रो शहरों में हर जगह पे बड़े होर्डिंग्स लगे थे महाभारत के कि कृष्ण के महाज्ञान की महागाथा महाभारत, द्रौपदी के अपमान की महागाथा महाभारत, सोमवार से शुक्रवार देखना ना भूले, जो भी उसके बाकी के डिटेल्स वो नीचे आते हैं। तो वो एक कैंपेन की तरह हर किरदार के साथ एक लाइन आएगा जो डिस्क्राइब करेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे इट्स अ टीम वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद टीम वर्क के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक थॉट आता है, एक थॉट पे पूरी टीम जुट जाती है। उसके बाद कॉपीराइटर का नो डाउट, कॉपीराइट उस थॉट को किस तरीके से आगे लेके जाएगा, क्या लाइनें देगा। तो आपको एज ए कॉपीराइटर बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। लोकल लैंग्वेज का भी एक आपको सेंस होना चाहिए, कौन सा वर्ड आपको कहाँ पे यूज करना है सही तरीके से, और आप किस तरीके से उस कैंपेन को या उस कमर्शियल को किस तरीके से आगे लेके जाओगे। बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपके कॉपीराइटिंग के जरिए, विजुअल्स के जरिए लोगों तक अच्छे से प्रेजेंट करके कैसे पहुंचाएंगे, ये फंडा है बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। ओके। सर, आपने रेडियो की बात की, और रेडियो से ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने कई शोज जैसे बब्बर शेर वगैरह, ये छोटे छोटे बीच बीच के फिलर्स भी कह सकते हैं, या फिर उसमें अपनी एक कंप्लीट कहानी भी होती थी, जोक्स टाइप, तो ये भी आपने किया हुआ है। इसके अलावा रेडियो में जब आप काम करते थे, तो एक रेडियो में बतौर कॉपीराइटर जब आपने काम किया तो क्या अलग करने की कोशिश की? फ्रैंकली स्पीकिंग रेडियो एक अलग माध्यम है, बहुत ही
मुझे ऐसा लगता है रेडियो कंप्लीटली रेडियो जॉकी के लिए सबसे बेस्ट, मतलब उन्हीं का माध्यम है। वहां पे एज अ कॉपीराइटर देखा जाए तो ज्यादातर प्रमोस, टीजर, कैंपेन क्रैक करना, कोई बड़ा आइडिया सोचना, अगर फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल के इर्द गिर्द कुछ सोचना, या टीवी या रेडियो कमर्शियल्स बहुत सारे आते थे। तो हर दिन एक नया टास्क होता था कि जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग टीम में था, बट कई बार सेल्स के लिए भी काम करना पड़ता था। तो सेल्स टीम से बहुत सारे रेडियो कमर्शियल्स आते थे। LIC का कोई आ गया, ब्रांड आ गया, ICICI लंबार्ड आ गया, HDFC आ गया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स आते थे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे अगर किसी बैंक के लिए, या ज्यादातर बिल्डर्स भी होते हैं, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उनके लिए उनके प्रोडक्ट्स सही तरीके से कॉपी राइटिंग में 10 सेकंड या 20 सेकंड्स में आप कैसे लिखोगे, ये बहुत ही चैलेंजिंग और बड़ा अजीब सा काम है। अच्छा, तो मतलब मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि 10 सेकंड 20 सेकंड में लिखना होता है एज अ कॉपीराइटर, 10 सेकंड में आप कैसे लिखोगे मतलब मुझे तो वो फंडा समझ में नहीं आया, बट मंथली सैलरी मिल रही थी तो सैलरी के चक्कर में करना पड़ता था। बट हालांकि उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड, एक हाथ कोई अच्छा टैगलाइन या अच्छा कुछ एक पहला लाइन कड़क यूज करके, कोई पोएटिक लाइन या कोई एक लिरिकल लाइन यूज करके उसके बाद में, अच्छा उसमें आपको उसका ब्रांड का नाम भी आना चाहिए, उसका ऑफर भी जो चल रहा है वो भी आना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में नहीं आता था ये 10 और 20 सेकंड में कैसे करना है, बड़ा टास्क होता था। बट वो एक पॉइंट के बाद आपको आदत हो जाती है, एक बेसिक फॉर्मेट आप सेट कर लेते हो कि आपको पता है कि यार एक कोई बिल्डर है तो वो क्या 2 BHK 3 BHK बेचेगा, ये सारी अलग अलग तरीके के फलाना फलाना टाइप के फैसिलिटीज देगा जी। तो आपको वही सारी फैसिलिटीज उसमें लिखनी है, और उसके अलावा कुछ 2-3 पोएटिक या ब्यूटीफुल कुछ लाइनें आपने लिख दी है, तो एक तरीके से वो एक फॉर्मेट बन जाता है। धीरे धीरे आप अपना एक एज अ कॉपीराइटर एक रास्ता बना लेते हो कि हाँ ये मेरा सिंपल सा फॉर्मेट है, और इससे, या फिर आपने जिंगल लिख दी। जिंगल लिखना थोड़ा सा आसान काम लगता है मुझे कि यार एक 4 अच्छी लाइनें लिख दी आपने किसी प्रोडक्ट के लिए, और म्यूजिकल गिटार वगैरह लेके अपने जैमिंग सेशंस करके स्टूडियो में एक अच्छी सी जिंगल अगर बनती है, तो फिर वो एक प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट करने का एक सही मौका है, तरीका होता है वो। जी जी। सर, ये जो आपने बात बताई है वाकई में बहुत आई थिंक सो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कैसे काम होता है, मतलब हमें तो सिर्फ बाहर रेडियो सुनाई दे रहा है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में कैसे काम होता है इसकी काफी जानकारी मिल गई होगी शायद स्टूडेंट्स को, कि हमें वो कैब तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, शब्द संग्रह अच्छा होना चाहिए, साथ में पढ़ने की जरूरत है अलग अलग किताबें और अलग अलग रचनाएं, और टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए जितना अच्छा क्रिएटिव हम लिख सकें उतना लिखने की कोशिश यदि हमें कमर्शियली काम करना है तो जरूरत होगी। सर, लिखने की कला की जब हम बात करते हैं तो ये जो आर्ट है या फिर ये हुनर है, ये सबके पास नहीं होता। क्या हम लिखने की कला डेवलप कर सकते हैं? नजरिया क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए? ये बहुत सारे अलग अलग पहलू है राइटिंग के, जैसे कि गीतकार एक अलग चीज है, कॉपी राइटिंग एक अलग चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बतौर कॉपी राइटर के तौर पे अगर बेसिक सा कोई भी बंदा, कॉलेज का बंदा या न्यू कमर जितने भी है, उनको एक बेसिक राइटिंग में इंटरेस्ट अगर है या उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, तो आपको बहुत सारे मौके हैं। तो आपको बहुत सारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टेलीविजन के लिए प्रोमो राइटर्स स्पेशली हायर किए जाते हैं, या फिर रेडियो शोज होते हैं, रेडियो ड्रामा होते हैं, वो भी लिख सकते हो आप। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट एक जगह पे अटकना नहीं चाहिए कि यार मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए। अगर बेसिक स्किल्स भी किसी बंदे में है, वो अच्छा अगर रीडिंग कर डेली बेसिस पे बहुत अच्छी किताबें पढ़ता है, लैंग्वेज पे कमांड है, और एक सही तरीके से बेसिक चीजें भी सोच पाता है, तो डेफिनेटली वो एक कॉपीराइटर तो बन ही सकता है। क्योंकि बहुत जरूरत है कॉपीराइटर्स की एड एजेंसीज में, और अलग अलग जैसे टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, हर जगह पे कॉपीराइटर इतना इम्पोर्टेंट है। हालांकि उसे अगर आप सही तरीके से स्ट्रगल करो, सही तरीके से आपको मौके मिले, तो अच्छे पैसे भी है। इसलिए जो नए ले आ रहे हैं उनके लिए तो अभी
बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि सही तरीके से जाके लोगों को मिलना से थोड़े से डिफिकल्टीज आएंगे, डेफिनेटली आएगा, कोई भी काम करो डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आप अगर 10 जगह पे ट्राई करते हो तो एक जगह पे तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ क्रैक होगा ही होगा। एंड क्योंकि उतनी जरूरत है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि राइटर्स तो आप फिल्में देख लो, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख लो, रेडियो देख लो, एड एजेंसीज देख लो, इतने नए सारे ब्रांड्स आए हुए हैं, इतने अलग अलग प्रकार का काम हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, जी, अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी। अगर कॉपीराइटर की बात करो तो डेफिनेटली अच्छे कॉपीराइटर्स की बहुत जरूरत है। जी। सर, मौका बहुत अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल भी होता है जो हर इंसान का अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा यदि आप आपके स्ट्रगल और आपने किस तरीके से मतलब कोशिश की कहना चाहिए, या अपने ही तरीके से पढ़ाई की ताकि आप इस फील्ड में आ सके, उसके बारे में कुछ पुरानी यादें या किस्से हैं तो बता सकते हैं? अगर मैं बात करूं अपने स्ट्रगल की, तो वो एक जुनून था कि एक अच्छा लिरिसिस्ट बनना है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा गीत लिखे नहीं है, टेलीविजन के लिए लिखे हैं जी, और कुछ मराठी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं मैंने, जिंगल्स काफी लिखी है मैंने। जी। तो वो एक जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। आप कोई भी काम करो आपकी जिंदगी में, वो पैशन अगर नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा सही तरीके से। पैशन आपको लेके जाता है आपके मकाम तक, आपको सही मंजिल पे लेके जाता है कि हाँ, तो फिर आपको रास्ते मिलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बख्शी साहब के घर तक मैं पहुंच गया तो उनसे एक गुरु मंत्र ले लिया मैंने। फिर धीरे धीरे मैंने जावेद अख्तर साहब को सुनना शुरू किया, तो मैं न्यूज़पेपर में ढूंढता था, अच्छा जावेद अख्तर साहब आज फलाना जगह पे आने वाले हैं, उनका स्पीच है, या वो अब उनकी किताब लॉन्च होने वाली है। तो मैं ऐसे लोग ढूंढता था कि जो शायरी करने वाले लोग हैं, या जहाँ पर इस तरीके के इवेंट्स होते थे। उसके बाद एक फिल्म राइटर एसोसिएशन करके है, राइटर्स लोगों का ऑफिस है अंधेरी वेस्ट में, उनके बहुत सारे इवेंट्स होते थे 2008 से। सही तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए बहुत सारे इवेंट्स मैंने अटेंड किए, जहां पर गुलजार साहब से लेके सोनन किरकिरे, प्रसून जोशी, रोहित शेट्टी, पता नहीं कमल हसन साहब, सारे मतलब धुरंधर लोग आते थे। और किस तरीके से फिल्में लिखनी चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग एक ना टिपिकल पैटर्न में फंसे हुए कि सब लोग, हर दूसरा आदमी लव स्टोरी और वो सारी चीजें, वो जबकि 2006-07 के बाद थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी लव स्टोरीज पे बनती है बहुत सारी फिल्में, तो जैसे अब्बास ताहिर वाला करके है, अभिजीत जोशी करके है, राजकुमार हिरानी साहब है, तो इनके बहुत सारे सेशंस होते थे और 8-8, 10-10 घंटों के सेशंस होते थे हर। तो वो सारे सेशंस मैं सुन के मैं पॉइंट नोट डाउन करता था। अच्छा, जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि हर सीन में एक कहानी होनी चाहिए, तो मैंने ये सेंटेंस दिमाग में बिठा लिया। अच्छा, मतलब हर सीन में एक कहानी होनी चाहिए, मतलब आप शोले या त्रिशूल या डॉन का कोई भी एक सीन उठा लो, तो उस सीन के अंदर एक कहानी आपको मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने बोला यार ये कमाल का काम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मतलब इस तरीके से ये लोग इस तरीके से सोचते हैं। पहले एक प्लॉट सोचा जाता है, एक सिनॉप्सिस सोचा जाता है, प्लॉट के मतलब एक सिनॉप्सिस, एक वन लाइनर कहानी आने के बाद आपका मेन किरदार कौन है, उस मेन किरदार को पकड़ के आपको पूरी कहानी, उसका ग्राफ अप एंड डाउन जाएगा और फाइनली क्लाइमैक्स में क्या होगा। नॉलेज इकट्ठा करने के लिए तो मतलब यूट्यूब तो है ही वैसे, बट आप प्रैक्टिकली अगर किसी जगह पे किसी इवेंट पे जाते हो और सारे लोगों मतलब सामने आपके दिग्गज लोग बैठे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि फिल्में कैसी बनानी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, तो आई थिंक दुनिया खुली हुई है नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। मिड डे एक आर्टिकल छपा हुआ था कि कॉपीराइटर चाहिए उनको, तो मुझे कॉपीराइटर का मतलब भी नहीं पता था, तो मैं वहां पे चला गया। 2003 की बात है, तो वहां पे मिस्टर नदीम खान करके थे जो बियॉन्ड कम्युनिकेशन एड एजेंसी के मालिक थे। उन्होंने पूछा यार टेल मी अबाउट कॉपी राइटिंग में, बोला मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों आए हो फिर इंटरव्यू के लिए? तो मैंने बोला कि मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या लिख सकते हो? मैं बोला मैं गाने लिख सकता हूँ। तो बोलता है कुछ तो सुनाओ। तो मैंने उनको एक टपोरी गाना लिखा हुआ सुनाया, तो उनको ठीक लगा वो, और उन्होंने बोला ठीक है 30,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी, आप कल से ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे मुझे इतना एक्सप्लोर करने का मौका मिला। वहाँ पे इंग्लिश कॉपीराइटर्स भी थे, उनके बीच में हिंदी कॉपीराइटर था।
और फिर वहाँ पे रेडियो पे काम हो रहा है, प्रिंट के लिए भी काम हो रहा है, फिल्मों पे काम हो रहा है, पोस्टर डिजाइन हो रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के, उनके लिए अलग अलग कमर्शियल सोचे जा रहे हैं। तो मैं बोला यार इतना सारा काम हो रहा है, तो मेरे लिए वो एक लर्निंग स्टेज था। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद रेडियो में एज अ कॉपी राइटर की नौकरी मिली, तो रेडियो करते करते प्रोड्यूसर बना मैं, क्योंकि आप राइटिंग करते वक्त आपको थोड़ा बहुत सुपरविजन भी आ ही जाता है, फिर आप वॉइस भी करने लग जाते हो। बहुत सारे कमर्शियल्स में मैंने अपनी वॉइस भी ट्राई की है, और मेरे वॉइस में बहुत सारे कमर्शियल्स ऑन एयर भी गए। तो वो करते करते फिर आपको पता चलता है अच्छा आपके अंदर एक वॉइस आर्टिस्ट भी छुपा है, यार उस पर काम करना चाहिए, डिक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा था कि जैसे आपने मुझे पूछा था यंगस्टर लोगों को इस फील्ड में किस तरीके से आना चाहिए, तो आप अगर एक चीज पे फोकस करो तो बाकी की चीजें धीरे धीरे आपको, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मुझे लगता है इसी तरीके से हर बंदे को सोचना चाहिए। सर रेडियो की तो बात आपने की, और मैं भी आपसे सवाल यही पूछने वाली थी कि प्रोसेस क्या होती है, वो आपने शायद इस मतलब जवाब में आपने बताया कि रेडियो का जब प्रोग्राम तैयार होता है तो उसके आइडिएशन की, हाँ भाई यदि किसी रेडियो चैनल पर 4 से लेकर 6 बजे का स्लॉट खाली है, या जो प्रोग्राम जारी है उसको बदलना चाहते हैं, तो 4 से 6 के बीच में क्या प्रोग्राम हम लोगों को सुनवा सकते हैं, क्या कौन से गाने बजाए जा सकते हैं, तो इन सारी चीजों की भी एज अ सीनियर प्रोड्यूसर आपको ध्यान देना पड़ता होगा। साथ में कौन सा आरजे उस स्लॉट में फिट बैठता है, यानी उसके आगे पीछे यदि मेल वॉइस जा रही है तो फीमेल वॉइस को इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर कौन सी बातें उस स्लॉट में होनी चाहिए। ये सारी ही चीजों पर सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर यदि आप काम करते हैं तो ध्यान देना होता है, या फिर? मैं आपको सही बताऊं, जैसे पर्दे के पीछे काम होता है जी। तो कोई अगर आप नाटक देख लो, कोई ड्रामा देख लो, कोई फिल्म, उसके पर्दे के पीछे जितनी मेहनत होती है उतनी ही मेहनत रेडियो के पीछे भी होती है। हमें रेडियो जॉकी की वॉइस सुनाई देती है, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। सिर्फ कॉपीराइटर या प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर नहीं होता, उसमें प्रोग्रामिंग हेड भी होता है, उसके भी आइडिया, उनसे भी एक बेसिक गाइडेंस आता है। उसके बाद साउंड इंजीनियर है, इंटर्न्स होते हैं जो आपके लिए ओबीज करके लाते हैं। तो बहुत सारी टीम का मिला जुला एफर्ट है। एज अ सीनियर प्रोड्यूसर मैं ये कहूंगा कि अगर एक शो जैसे आपने 4 से 6 का स्लॉट कहा, तो सबसे पहले अगर मुझे ये सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कहीं पे अच्छी सी चाय की टपरी पे मेरे साथ जो मेरा आरजे है, कि हमें करना क्या है। क्योंकि फ्रैंकली रेडियो स्टेशन अगर आप देखो तो हर रेडियो स्टेशन में 70-80% वही गाने बज रहे हैं। अगर रेट्रो आप छोड़ो तो आप अलग से उस प्लेट में ऑडियंस के लिए क्या परोसने वाले हो। बिल्कुल। तो हमेशा से रेडियो, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा माध्यम है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब मैं अकेला अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पाया, मैंने सही तरीके का रेडियो कर लिया। मुझे दुनिया के सारे लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं अगर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से एक बंदे को अगर मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, मतलब मैं सबको कनेक्ट हो रहा हूँ। तो वो बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप जब प्राइवेट रेडियो स्टेशन में काम करते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आरजे मेंशंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है एज एन आरजे की यार मेरी आइडेंटिटी इसमें क्या है। मैं तो ज्यादातर आरजे मेंशन, वोडाफोन हो गया, एचडीएफसी बैंक का कोई आरजे मेंशन आ गया, कोई कॉन्टेस्ट प्ले करना है, तो जैसे आपने को बैठ के मंथन करना चाहिए कि हम अलग क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, फ्रेश क्या करेंगे, हमारे शो का नाम क्या होगा। एंड आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यार मैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही मुझे बोलना है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोल के कम शब्दों में कम टाइम में सही टाइमिंग के साथ कंटेंट पहुंचाना है। और जब भी कंटेंट कोई आरजे एज एन आरजे प्रेजेंट करे तो कंटेंट बोलते वक्त कहीं पे जाके उसको सही तरीके से रुकना है, टीज करना है, फिर से जो भी गाने आगे आ रहे हैं गानों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और सही तरीके की इंफॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद फिर से ऑडियंस से कनेक्ट करके जिस टॉपिक को टीज किया हुआ था उस टॉपिक को फिर से आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से सबका अपना अपना एक स्टाइल या एक अलग टॉपिक या विषय होता है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे स्पेशलाइजेशन मेरा किसमें है, मुझे क्या करना है, किस टॉपिक पे या किस विषय पे बोलना है। एंड डेफिनेटली रेडियो करते वक्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको लोकल कनेक्ट बहुत होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप मुंबई में शो कर रहे हो तो मुंबई से जुड़ी हुई लोकल चीजों को आपको
जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए उसको सही तरीके से। फिर आप अगर आप लोगे नहीं लोकल चीजें तो आपके पर्सनैलिटी में वो झलकेगी नहीं, तो वो सही तरीके से प्रेजेंट कैसे कर पाएगा। जी जी जी। सर यही बात अगर मैं एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, आप 9XM टीवी चैनल पर काम कर रहे हैं, तो बहुत मतलब ये सवाल आता ही आता है कि टीवी पर एज अ म्यूजिक चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं आप, तो म्यूजिक चैनल पर 24 घंटे गाने जाते हैं, और कभी कभी गया तो कोई इंटरव्यू शो चला जाता है, लेकिन 95% 98% म्यूजिक ही जाता है, गाने जाते हैं। तो उसका कंटेंट कैसे डिसाइड होता है, और मतलब इसमें क्रिएटिविटी किस बात पर आपको ध्यान देना पड़ता है ताकि लोगों का अटेंशन बना रहे? से अभी ये 9XM म्यूजिक चैनल तो है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली गाने बजते हैं, लेकिन बहुत सारा काम होता है उसके। जी। जैसे हमारा एक शो है बकवास बनकर, तो ज्यादातर बच्चे ये चैनल देखते हैं, रिसर्च के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो जो बड़े छोटे हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर है, तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कोई भी नई मूवी आती है तो उस मूवी का प्रमोशन करते वक्त एक शूट में फिर बड़े बड़े कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टर्स के साथ बकवास बनकर शूट होता है। शूट होने के बाद में एनिमेशन में काफी वक्त लगता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है टीम के साथ, स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट के बाद में बड़े और छोटे जो है उनको पूरी स्क्रिप्ट समझाई जाती है। फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट है, जो भी फिल्म रिलीज होने वाली है उस मूवी से कनेक्टेड जो भी स्टार्स है, उन स्टार्स को वो स्क्रिप्ट दी जाती है, वो फिर रिहर्सल होती है, पढ़ते हैं, वो ऑन द स्पॉट कई बार स्क्रिप्ट में चेंजेस भी होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं अगर वो लोग सेट पे नहीं आ पाए तो, क्योंकि डायलॉग ही पढ़ने हैं। और डायलॉग पढ़ते पढ़ते जैसे कई बार अमिताभ बच्चन साहब सामने बैठे, या फिर रणवीर कपूर या आलिया भट्ट, ऐसे बहुत सारे कलाकार अलग अलग फिल्मों के प्रमोशन के लिए आते हैं, और उनके साथ हम लोग बकवास बनकर शूट करते हैं। ये शूट करने के बाद ये प्रॉपर एनिमेशन में जाता है। एनिमेशन में जाने के बाद ये प्रॉपर एडिट होता है। एडिट होने के बाद फिर उसको ऑन एयर टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये एक शो हुआ। तो इस तरीके के बहुत सारे शोज है। तो सेल्स की तरफ से बहुत सारा काम आता है, जो हमें सेल्स के लिए, जैसे एक एड एजेंसी में काम होता है कि अलग अलग ब्रांड्स के लिए आपको नए नए आइडियाज देने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, और स्क्रिप्टें देनी पड़ती है। स्क्रिप्ट देने के बाद फिर अगर फाइनल होता है, क्लाइंट से अप्रूव होती है, स्क्रिप्ट अगर क्लाइंट से अप्रूव होती है तो उसके बाद फिर आपको शूट क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, कितने कितने कैमरे यूज करने हैं, और आर्टिस्ट कौन होंगे, फिर कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ो, फिर कास्ट कराओ। उसके बाद में लोकेशन हंटिंग होता है। लोकेशन के बाद में लोकेशन परमिशन सब कुछ मिलने के बाद पूरी टीम को इकट्ठा करके शूट करना होता है। तो शूट के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन है, प्री प्रोडक्शन में काफी टाइम चला जाता है। प्री प्रोडक्शन के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो ये सेल्स टीम जो है उनसे हमें काफी ब्रीफ आता रहता है। और प्लस प्रोग्रामिंग टीम से, जैसे बकवास बनकर एक शो हुआ, इस तरीके के और भी बहुत सारे अलग अलग शोज है हमारे। तो ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिक चैनल देखते वक्त सिर्फ आप गाने देख रहे हो, लेकिन गानों के साथ जैसे बड़े छोटे हैं, या अगर नाइनिक जलवा देखो तो वहाँ पे हलकट सवाल करके एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे दो कैरेक्टर एक दूसरे को सवाल पूछते हैं और इरिटेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, और उन कैरेक्टर्स के जरिए स्क्रिप्टें लिखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, शूट करना, एनिमेशन, एडिट, तो वो हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। तो उतना वो आसान नहीं है, मतलब उतना ऐसा लगता है कि सिर्फ गाने चल रहे हैं, वैसा नहीं है। और गानों की, जहां तक आपने जैसे पूछा था, गानों की बात करें तो वो प्रोग्रामिंग हेड, नेशनल प्रोग्रामिंग हेड और नेशनल म्यूजिक मैनेजर, ये सारी टीम बैठ के डिसाइड करती है कि भाई अच्छा ये नई मूवी ये आई है, इसका ये गाना आया है। मीटिंग होती है अलग अलग म्यूजिक कंपनियों के साथ, और जितनी भी नई नई फिल्में आती है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनको ज्यादा उनके गानों को प्रमोट किया जाता है। एंड म्यूजिक मैनेजर स्पेशली, जितने भी आप गाने देखते हो, उनका एक अपना नॉलेज होता है, एक स्टडी होता है। वो अपने हिसाब से चैनल बेस्ट रेटिंग कैसे देगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को ट्यून कैसे करेंगे, उस हिसाब से गानों का एक उनका चयन किया जाता है, तैयार किया जाता है।
जी। सर, अब जाते जाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जब वो ऐसे दौर में होते हैं कि कंफ्यूज भी होते हैं थोड़े से, कभी कभी उन्हें पता होता है कि मुझे ये करना है लेकिन एक डर होता है मन में कि क्या मेरा ये डिसीजन है वो सही है या नहीं। तो कई बार उनके माता पिता उन्हें सलाह देते हैं कि तुम्हें इस क्षेत्र में करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाहते, अल्टीमेटली करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो डर होता है या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी तरफ से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे नया फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा लगता है कि यार 100% नहीं, 200% अपने आप को डेडिकेटेड देना ही है वहां पे। ये तो पहले माइंड सेटअप करना ही पड़ेगा आपको। जी। और जैसे हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि एक चीज ईमानदारी से बैठ के शांति से एक कप चाय लेके सोचो यार मुझे ये करना है। तो शायद अच्छा कुछ कर सकते हैं। सर, आपने बहुत आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए भी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं ही धन्यवाद दे देती हूँ। थैंक यू सो मच स्नेहा, मुझे इनवाइट करने के लिए और इस बातचीत के लिए। मजा आया, मुझे बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। बिल्कुल। थैंक यू और सो मच। जब स्टूडेंट्स के सवाल यदि हमारे पास आएंगे तो हम आशा करते हैं कि आप फिर से आपका वक्त देंगे, कुछ और यदि उन्हें टिप्स दे सके तो। और डेफिनेटली। जी जरूर। और थैंक यू सो मच।